नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 5 अध्याय हैं। तो हमने 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। इस पुस्तक का 5वां और आखिरी अध्याय मैं क्यों लिखता हूँ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो ये अज्ञे का एक निबंध है। जब हमने कल पाठ परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि साहित्य की दुनिया में एक बार ये प्रश्न आया था कि लेखक लिखते क्यों हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, उसका क्या उद्देश्य है, ऐसी क्या व्यवस्था है कि उन्हें कुछ लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इस विषय पर बहुत से लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए कि वे क्यों लिखते हैं। इसी विषय पर हमारे लेखक अज्ञे जी ने एक निबंध की रचना की। उन्होंने बताया कि वे क्यों लिखते हैं, उनके अनुसार कोई भी क्यों लिखता है। ये अज्ञे जी के विचार। तो आज हम इसका अब अध्ययन करेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। अब लेखक ये मानते हैं कि ये मतलब प्रश्न तो दिखता तो आसान है, सरल है कि क्यों लिखता हूँ, बता दो भाई क्यों लिखते हो, लेकिन जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं, बड़ा कठिन प्रश्न है ये। और इसका उत्तर लेखक के अनुसार लेखक के आंतरिक जीवन से संबंध रखता है, उसके मन से, उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से इस प्रश्न का उत्तर संबंधित है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ को स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। अब लेखक यहाँ पर एक उत्तर देते हुए कहते हैं कि क्यों लिखते हैं, कोई क्यों लिखता है। एक उत्तर तो ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, और लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। ये लेखक ने एक पहली बात बताई है कि मैं क्यों लिखता हूँ, इसका उत्तर मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, और लिखे बिना इसका उत्तर मिल नहीं सकता, इसलिए मैं लिखता हूँ। एक बात तो हो गई ये, समझ में आई बात। लेखक क्यों कह रहे हैं कि मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, और लिखे बिना ये बात समझ में आएगी नहीं कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो लिख करके ही मैं ये जान सकता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि लेखक ने सच्चा उत्तर कौन सा बताया है, मैं क्यों लिखता हूँ का सच्चा उत्तर कौन सा क्या है। तो ये है कि लेखक इसलिए लिखते हैं कि वे स्वयं जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं, और लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, यही सच्चा उत्तर है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था, आभ्यंतर मतलब जो मन की होती है, भीतर की होती है, जो अंदरूनी व्यवस्था होती है ना, आभ्यंतर की, मन की व्यवस्था को, भीतर की व्यवस्था को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार मतलब जो कृतियों रचना करते हैं, जो लेखक हैं, जो लिखते हैं, सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक हैं, वो सभी कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। कृति का मतलब कुछ नई रचना, कुछ अनूठी रचना, कुछ अलग रचना, कुछ अलग रचनाकार जिसने कुछ नया सृजन किया हो। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। ये ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद और कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। देखो एक तो बताइए कि आंतरिक व्यवस्था, देखो ये यहाँ पर लिख रखी है। आंतरिक व्यवस्था एक तो लेखक ने बताई है,
आंतरिक विविधता, तो आंतरिक विविधता तो हो गई कि लेखक अपने को पहचानना चाहता है, अपने को जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है। अपने मन की भीतर की विविधता को आभ्यंतर विविधता, आभ्यंतर विविधता क्या होती है? अपने भीतर की विविधता, अपने मन की विविधता, अपने अंदरूनी विविधता को बाहर लाने के लिए लिखता है। दूसरा बताया है बाहर की विविधता, एक आंतरिक विविधता, एक बताया बाहर की विविधता। तो आंतरिक विविधता तो हो गई मन की विविधता को। बाहर की विविधता क्या क्या बताई है? देखो, कुछ संपादकों के आग्रह से, कुछ प्रकाशक के तकाजे से, कुछ आर्थिक आवश्यकता से भी लिखते हैं। जो कुछ ख्याति मिल जाती है उसके बाद में, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, जब उनका नाम हो जाता है, थोड़ा प्रसिद्धि हो जाती है, उसके बाद में बहुत से लेखक, बहुत से कृतिकार संपादकों के आग्रह से, संपादक कौन होता है? किसी साहित्य प्रकाशक के जो संपादक होते हैं, कार्य करते हैं पुस्तकों का लेखन वगैरह नहीं, उनका संपादित करते हैं कि कौन सी पुस्तक कहाँ छपेगी, कब छपेगी, पहले पृष्ठ पर क्या, अंतिम पृष्ठ पर क्या, उसको बोलते हैं संपादक, उस कार्य को। तो कुछ संपादकों के आग्रह से पुस्तक लेखन कार्य करते हैं। कुछ प्रकाशक जो प्रकाशित करता है, पुस्तक को छापता है, उनके तकाजे से, तकाजा मतलब उनका बार बार कहने पर, पैसे मांगने पर, कुछ प्रकाशकों से लेखक पहले ही पैसे लिए रहते हैं कि आप, मैं जब पुस्तक लिखूंगा तो वह उसका प्रकाशन का जिम्मा आपका रहेगा। तो वह पहले रुपए दे देता है, पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें प्रकाशक बार बार कहता है कि पुस्तक कोई रचना करो, कोई नई पुस्तक की रचना करो, तो प्रकाशक बार बार उसे तकादा करता है, तकाजे बोलते हैं। और कुछ आर्थिक आवश्यकता से, यानी पैसों की आवश्यकता के कारण भी बाहर की व्यवस्थाएं, तीनों ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाहर की व्यवस्था लेखक ने कौन कौन बताई हैं? तो एक तो संपादकों का आग्रह है, एक प्रकाशकों का तकाजा, एक आर्थिक आवश्यकता से भी लेखन कार्य होता है। और ये सब बाहर की व्यवस्था है, मन की व्यवस्था, अंदरूनी आभ्यंतर व्यवस्था ये नहीं है। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख, अपने सामने ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, मन की अंदरूनी भीतरी, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। उन्मेष बोलते हैं प्रकाश को और निमित्ती बोलते हैं कारण को। यानी जो भीतर का जो प्रकाश है उसका सिर्फ लेखक ने उसे कारण मात्र बनाया है, जो बाहरी दबाव है उसको। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। ये कुछ वैसी ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी में अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं होती है। तो लेखक ये मानते हैं, मतलब यहाँ पर अलार्म में सवेरे उठना मतलब है क्या, तो अपने आप उठो सुबह, या फिर अलार्म दबा के तो अपने आप उठो, तो वह तो होगी अंदर की, और अलार्म हो गया बाहर का। तो लेखक कहते हैं कि अंदर से लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी बाहर की व्यवस्था से लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली, कोई हानि की बात मैं नहीं समझता हूँ। भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना मतलब इसका वर्णन करना, विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती है यह बताना शायद कम कठिन है। मतलब क्या है ये बताना कठिन है, लेकिन क्या नहीं है ये बताना कम कठिन है। यह इसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित शायद वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेखक कहते हैं मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक
पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सिद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था कि पुस्तकों में क्या लिखा है और उसका सैद्धांतिक ज्ञान, दोनों ही ज्ञान लेखक को था, क्योंकि लेखक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। फिर जब मुझे हिरोशिमा में अणुबम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े। हिरोशिमा जापान के 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। उसमें 1945 में परमाणु बमों डाले गए थे अमेरिका द्वारा। तो उसका समाचार लेखक ने पढ़ा, पर उसके प्रवृत्ति यानी उसके जो बम है, परमाणु बम है तो अणुबम है, या अणुबम डालने के बाद के जो प्रभाव हैं या दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों का विवरण भी पढ़ता रहा कि बम डाल दिया, ये पढ़ लिया, फिर बम के ये दुष्प्रभाव हो रहे हैं, मतलब इतने मर गए हैं, इतने घायल हैं, इतनों के स्किन त्वचा संबंधी रोग हो गए हैं। तो ये सब उसके प्रभावों का भी अध्ययन विवरण लेखक बाद में पढ़ते रहे। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया, ऐतिहासिक सबूत भी। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति, विज्ञान का दुरुपयोग किसे कहा गया यहाँ पर? हिरोशिमा पर अणुबम के प्रयोग का। तो विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था कि किसी भी शहर पर, किसी भी देश के किसी भी शहर पर इस प्रकार परमाणु बम नहीं डालने चाहिए, ये बुद्धि का विद्रोह था। तो लेखक ने लेख भी लिखे और लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय पर नहीं लिखी। अब देखो, लेखक कह रहे हैं कि हिरोशिमा पर बम डाला गया, उसके समाचार भी पढ़े, उसके प्रभाव भी पढ़े, उसके बारे में कुछ निबंध वगैरह भी लिखे, लेख भी लिखे। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जो भीतर की व्यवस्था होती है ना, अनुभूति के स्तर की व्यवस्था, अनुभूति की जो व्यवस्था होती है ना, वह नहीं हुई। लेख वगैरह लिख दिया लेकिन भीतर से कोई ऐसी प्रेरणा वगैरह नहीं मिली। इसलिए इस विषय पर कोई लेखक ने कविता भी नहीं लिखी। युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उसमें एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। तो ये लेखक कह रहे हैं कि मैंने हिरोशिमा पर जो बम डाला गया उसके बारे में पढ़ा, सुना, लेकिन भीतर की व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई। थोड़ा बहुत देख लिया, महसूस कर लिया, और जो बौद्धिक व्यवस्था थी, बुद्धि के कारण हाँ भाई गलत हुआ है, तो उसके बारे में लेख वगैरह लिख दिए। अब दूसरा आगे हम कल पढ़ेंगे ये बात है कि लेखक को जापान जाने का अवसर मिला, हिरोशिमा भी गया, वहाँ पर उन्होंने क्या महसूस किया, यहाँ पर लेखक को वह भीतर की व्यवस्था उत्पन्न होगी। जब जा कर के वहाँ पर देखेंगे तब। पढ़ा, उस पर उनकी व्यवस्था भीतर से उत्पन्न नहीं हुई थी। तो आगे हम कल पढ़ेंगे कि लेखक ने अपनी भीतरी व्यवस्था किस प्रकार उसमें जगी और किस प्रकार वो लेखन कार्य के लिए मजबूर हुए। इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।